दोस्तों, आज जो कहानी आप लोग सुनने जा रहे हैं वो बूढ़े माँ बाप और हमारे बच्चों के बीच की कड़ियों को दर्शाती है। जब हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि हम उन्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दें और बस इसी को हम अपना संपूर्ण फर्ज समझ लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारा फर्ज इतना ही है? आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम चेतन है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई और मेरे लिए एक अच्छा कारोबार भी खड़ा करके दिया। मैं उनकी इकलौती औलाद होने के साथ साथ उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा भी था। मेरा घर एक स्वर्ग की तरह था जहाँ खुशहाली का राज था। पापा जब ऑफिस से घर वापस आते तो घर में रौनक आ जाती और माँ उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरा ज्यादातर वक्त पढ़ाई में ही गुजरता था। चेतन बेटा, मैं तुम्हारे लिए जो बिजनेस सोच रखा है वो बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तुम बस अपनी डिग्री पूरी कर लो। पापा ने एक शाम चाय पीते हुए मुझसे कहा। हाँ पापा, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपका हाथ बटाने लगूं ताकि आपको कुछ आराम मिल सके। मैं उनके पास बैठते हुए कायदे से जवाब दिया। माँ किचन से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई और बोली, मेरा बेटा तो अभी से समझदार हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये कल की ही बात है जब ये छोटा सा था और उंगली पकड़कर चलता था। हम दोनों हंसने लगते और वो शाम हमारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शामों में से एक बन जाती। चेतन बेटा, आज जल्दी घर आ जाना। हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है और तुम्हारे पापा भी आज जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाएंगे। माँ ने अगले दिन मेरा सिर पर हाथ फेरते हुए कहा जब मैं अपनी क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज जल्दी आ जाऊं, क्योंकि मुझे भी आपके हाथ के बने डिलीशियस खाने को खाने का बहुत मन है। शाम का नजारा रोज एक जैसा ही होता था। पापा अपने ऑफिस का दिन भर का हाल बताते और हम दोनों माँ बेटा पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनते। ये वो दौर था जब मुझे लगता था कि दुनिया की कोई भी परेशानी हमारे उस छोटे से और सुकून भरे घर की तरफ नहीं मुड़ सकती। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन हमारी जिंदगी की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग जाएगी। मेरे पापा अभी तो जवान ही थे और बिल्कुल हेल्दी थे। उस शाम वो मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल से वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब फोन पर यह जानकारी मिली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। मैं पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे वो खबर दी जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मेरे पापा मौके पर ही खत्म हो गए थे, जबकि मेरी माँ के सिर पर भयंकर चोटें आई थीं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। मुझे मेरी माँ से दूर मत होने दीजिएगा। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले ही गए हैं। मैं रोते हुए डॉक्टर के हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। चेतन, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन यह हादसा बहुत ही भयंकर था। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी आंखों को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है और वो हमेशा के लिए अपनी नजर खो बैठी हैं। डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे उस अंधेरी अस्पताल की गैलरी में अकेला छोड़ दिया। ये सदमा मेरे लिए दोहरा और बर्दाश्त से बाहर था। एक तरफ मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और दूसरी तरफ मेरी माँ की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई थी। जब माँ को होश आया और उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने हाथों से हवा में कुछ ढूंढ रही थी। चेतन बेटा, मेरे तो दिन भी अब अंधेरे से भर गए हैं। तेरे पापा भी मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए और मेरी आंखें भी मेरा साथ छोड़ गईं। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए दर्द भरे अंदाज में कहा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, परेशान मत हो, मैं हूं ना, आपका बेटा। मैं आपकी आंखें बनूंगा और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा आपका एकमात्र और मजबूत सहारा बनेगा। मैंने उन्हें अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश भी की। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत ही पापा का बिजनेस भी संभाल लिया।
मुझे अपना बिजनेस भी देखना था और अपनी अंधी माँ की देखभाल भी करनी थी। ये दोहरी जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत कठिन होती जा रही थी। मैंने माँ की सेवा के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया ताकि मेरी गैर मौजूदगी में वो माँ का ख्याल रख सके। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे ये एहसास हो गया कि पैसों के बदले में काम करने वाले लोग कभी भी अपनों जैसा ख्याल नहीं रख सकते हैं। एक दिन मैं रूटीन के मुताबिक कुछ जल्दी ही घर आ गया तो देखा कि माँ प्यास के मारे बुरी तरह से बेहाल हो रही थी और वो नौकरानी फोन पर बात करने में व्यस्त थी। तुमने अभी तक माँ को पानी क्यों नहीं दिया? और तुमने उनका कमरा भी साफ नहीं किया? तुम किस काम की सैलरी लेती हो? मैंने गुस्से में नौकरानी को डांटते हुए पूछा तो वो एकदम से घबरा गई। साहब जी, मैं तो किचन का काम कर रही थी और मुझे याद नहीं रहा कि अम्मा जी को पानी भी देना है। और देखिए साहब, मैं अकेली जान आखिर कितना काम करूं? पूरी घर की सफाई भी मैं अकेले ही करती हूँ। नौकरानी लापरवाही से झूठ बोलते हुए और मुझ पर एहसान जताते हुए जवाब देने लगी। मुझे उसका व्यवहार और झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैंने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं अपनी माँ को किसी अनजान के रहमो करम पर अब नहीं छोड़ सकता था। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की साथी प्रिया का ख्याल आया। हम अक्सर ही कैंटीन में बैठकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनते रहते थे। प्रिया हमेशा कहती थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो रिश्तों की इज्जत करना जानता हो। प्रिया, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी के इस सफर में मेरा साथ दोगी? मैं एक दिन उससे पूछने लगा। चेतन, मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो और मैं हमेशा तुम्हारा साया बनकर चलूंगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं प्रिया को बहुत पसंद करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। वो एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी का ये जरूरी फैसला कर लूं ताकि माँ को भी एक बेटी मिल सके। अगले दिन मैंने माँ के पास बैठकर उनका हाथ दबाया और उनसे बात की। माँ, मैं चाहता हूं कि अब मैं शादी कर लूं। मेरी एक दोस्त है प्रिया, वो बहुत अच्छी और भली लड़की है। वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए माँ से अपने दिल की बात कह दी। चेतन बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद है तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे तो बस अपने घर में बहू चाहिए जो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी ख्याल रख सके। माँ ने खुशी से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे आशीर्वाद दिया। हम प्रिया के घर गए और उसके माँ बाप से रिश्ता मांगा। उन्होंने मेरे परिवार की रेपुटेशन और मेरे बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। कुछ ही समय के बाद धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। प्रिया के घर में आने से मेरी जिंदगी में एक नया और खुशहाली भरा सुकून आ गया था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करता था। शादी के पहले दिन ही मैंने प्रिया के हाथ में अपना घर और माँ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रिया, मेरी माँ आप देख नहीं सकती हैं, वो मेरी जान है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उन्हें अपनी माँ समझकर उनका अच्छे से ख्याल रखोगी। मैंने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही मोहब्बत भरे और गंभीर अंदाज में कहा। चेतन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये मेरी भी माँ है और मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप बस अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए और पूरे भरोसे के साथ मुझे विश्वास दिलाया। शुरू के कई महीनों में सब कुछ बहुत ही अच्छे से रहा। प्रिया का व्यवहार माँ के साथ सच में बहुत अच्छा और प्यार भरा था। वो उनके खाने पीने का, कपड़ों का और वक्त पर दवाइयां देने का खास ख्याल रखती थी। माँ भी प्रिया की तारीफ करते थकती नहीं थी। चेतन बेटा, प्रिया तो मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी ही साबित हुई है। उसने तो मुझे तेरी कमी भी महसूस नहीं होने दी। माँ ने एक दिन मुझे अपने पास बिठाकर खुशी से बताया। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला। मैं घर के माहौल से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना पूरा ध्यान अब अपने कारोबार को और ज्यादा मजबूत करने में लगाने लगा। मेरा कारोबार सिर्फ मेरे शहर तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि कई दूसरे शहरों में फैल चुका था। मुझे अक्सर अपने क्लाइंट से मिलने और नई डील्स को फाइनल करने के लिए दूसरे शहरों के भी काफी बार चक्कर लगाने पड़ते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, मेरी व्यस्तता भी बढ़ती गई। अब मैं अक्सर अपने काम के सिलसिले में
शहर से बाहर ही रहने लगा। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही घर आता और वो वक्त भी मेरा लैपटॉप पर काम करते हुए या फिर फोन पर बात करते हुए ही गुजर जाता। मैं, जो कि अपने माँ बाप का हद से ज्यादा लाडला बेटा था, दौलत कमाने की दौड़ और काम के बोझ में ये बुनियादी हकीकत भूल गया था कि मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है जो मेरे 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती है। मैं अपनी पत्नी को भी ठीक तरीके से वक्त नहीं दे पा रहा था। चेतन, आज तो रविवार है ना, आज तो कम से कम लैपटॉप बंद कर दीजिए और हमारे साथ बैठकर कुछ देर तसल्ली से चाय पी लीजिए। मैंने आपके पसंद वाले पकौड़े भी बनाए हैं। प्रिया ने मेरे कमरे में चाय की ट्रे रखते हुए बहुत ही धीमी और रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा। अरे यार प्रिया, प्लीज, तुम देख रही हो ना कि मैं एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे कल एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए भी जाना है। मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो। मैं स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए ही बड़े ही रूखेपन और लापरवाही से जवाब दिया। प्रिया खामोशी से चाय का कप रखकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरे इस ठंडे व्यवहार ने उसे कितनी ज्यादा तकलीफ दी होगी। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं उन्हीं लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। उन्हें हर तरह की सुविधा दे रखी है, तो फिर भला उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन मैं भूल गया कि रिश्ते सिर्फ सुविधाओं और पैसों से नहीं चलते। उन्हें वक्त, प्यार और भरपूर ध्यान देने की जरूरत होती है। महीने सालों में बदलते गए। मेरा बिजनेस और नई ऊंचाइयों को छूने लगा और मैं शहर का सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत मेरे घर के सुकून ने चुकाई। घर में मेरे कदमों की आहट कम होती गई और जब मैं घर लौटता तो मुझे बहुत तेजी से महसूस होता कि प्रिया का व्यवहार बदल रहा है। वो पहले जैसी हंसमुख और चहकती हुई प्रिया नहीं रही थी। वो हर वक्त चिड़चिड़ी होती जा रही थी और उसकी बातों में एक अजीब सी शिकायत दिखती रहती थी। चेतन, आप तो कल शाम को आने वाले थे, आज सुबह अचानक कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? प्रिया ने मुझे दरवाजे पर देखकर हैरानी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले जैसी खुशी और गर्मजोशी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, वो मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो सोचा जल्दी से आ जाऊं। माँ कैसी है? वो दिखाई नहीं दे रही। क्या वो अभी तक सो रही हैं? मैंने अपना कोट सोफे पर रखते हुए थकावट से भरी आवाज में कहा। होंगी वो अपने कमरे में या फिर सो रही होंगी। मैंने उन्हें सुबह का नाश्ता दे दिया था। अब मैं सारा दिन तो उनके सिर पर खड़ी नहीं रह सकती हूं ना। प्रिया ने बड़ी ही बेरुखी और तीखेपन से जवाब दिया और फिर किचन की तरफ चली गई। मुझे उसका जवाब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त भयंकर थकावट की वजह से मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ये ध्यान देना शुरू किया कि प्रिया का व्यवहार मेरी माँ के साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहा था। जब हम तीनों खाने की टेबल पर एक साथ बैठते तो प्रिया सिर्फ चुभती हुई बातें ही करती, जिनमें माँ के लिए साफ तौर पर गुस्सा और कड़वाहट झलकती रहती थी। एक दिन हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि माँ के कांपते हाथों से पानी का गिलास टेबल पर लुढ़क गया। माँ, आपने फिर से पानी का गिलास गिरा दिया। अब मुझे फिर से ये सब साफ करना पड़ेगा। सारा दिन काम करके मेरी कमर टूटने लगती है और आप हैं कि रोज मेरे लिए कोई ना कोई नया काम बढ़ा ही देती हैं। प्रिया ने बड़ी ऊंची और गुस्से भरी आवाज में कहा। बेटी, मुझे दिखाई नहीं दिया, अंधेरा है ना, इसीलिए हाथ लग गया। मुझे माफ कर दो, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी। माँ ने शर्मिंदगी और दुख भरे अंदाज में माफी मांगी और उनका चेहरा उतर गया। मैं वहीं बैठा खाना खा रहा था। मुझे प्रिया की इस बदतमीजी पर गुस्सा तो आया, लेकिन झगड़े से बचने और घर के माहौल को खराब ना करने की वजह से मैंने चुप्पी ओढ़ ली। मैंने जल्दी से पानी का गिलास खुद उठाया और टेबल को साफ करने लगा। रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस माँ को समझा दीजिए कि वो ध्यान रखा करें। प्रिया ने मेरे हाथ से कपड़ा छीनते हुए तुनक कर कहा। प्रिया, वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं करती है ना, उन्हें तो दिखता नहीं है। तुम थोड़ा सा सब्र रखा करो। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। मेरा तो सारा दिन बस सब्र रखने में ही निकल जाता है। आपको क्या पता कि मैं किन किन चीजों पर सब्र करके रखती हूँ। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और किचन में चली गई। मैं कई दिन तक इस चीज पर ध्यान देता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया
जो शुरू में इतनी अच्छी थी वो अब इतनी कड़वी कैसे हो गई? क्या मेरी माँ सच में उसके लिए बोझ बन गई है या फिर कोई और दिक्कत थी? मैं रात को जागकर सोचता कि क्या मुझसे कहीं कोई कमी हो रही है, लेकिन फिर मेरा दिमाग मुझे तसल्ली देता कि मैं उन दोनों की हर तरह की सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें पूरी कर रहा हूँ। मैंने उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। बैंक में उनके नाम पर ढेर सारे पैसे जमा हैं, घर में हर तरह की फैसिलिटीज भी मौजूद है, तो फिर ये रोज की खटपट क्यों हो रही है? मैं ये भूल चुका था कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और इज्जत की भी जरूरत होती है। ये सोचकर मैं हैरान था कि मेरी इतनी अच्छी और सेवा करने वाली बीवी मेरी माँ के साथ इस तरह से इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है। प्रिया मेरी माँ को अब बोझ की तरह देखने लगी थी और ये बात उसके चेहरे और अंदाज से साफ पता चलती थी। जब वो माँ को खाना देने जाती तो उसके कदमों की आवाज में भी एक गुस्सा महसूस होता था। वो बर्तन जोर से टेबल पर रखती, जिससे माँ अक्सर चौंक जाती। घर का माहौल दिन ब दिन ठंडा और खामोश होता जा रहा था। मैं जब भी घर में होता तो मुझे एक अजीब सी घुटन का एहसास होता। माँ ज्यादातर अपने कमरे तक ही सीमित रहती और प्रिया अपने कामों में खोई रहती। दोनों के बीच में कोई भी बातचीत या गर्मजोशी दिखाई नहीं देती थी। मेरा ध्यान और वक्त भी कारोबार को लेकर इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि मैं कभी भी बैठकर दोनों से तसल्ली से बात करने की जहमत ही नहीं उठाता था। मैं बस ये सोच लेता कि इस तरह की खटपट तो हर घर में होती ही रहती है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे इस व्यवहार और आंखें बंद कर लेने की आदत ने मुझे एक ऐसी कगार पर लाकर खड़ा किया जहां एक बहुत बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बेखबर था कि मेरे घर की चार दीवारी के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरी पत्नी चिड़चिड़ी हो गई है, लेकिन इस चिड़चिड़ेपन के पीछे छुपी हुई वजह से मैं बिल्कुल अनजान था। मैं उस दिन लंच में बैठा अपने लैपटॉप पर कई सारे ईमेल्स का जवाब दे रहा था कि प्रिया तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। चेतन, मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है। कल सुबह आपको मुंबई के लिए निकलना है। आपका ट्रॉली बैग तैयार है। प्रिया ने टेबल के पास बैग रखते हुए बड़े ही रूखे अंदाज में कहा। थैंक यू प्रिया, लेकिन तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने स्क्रीन से नजर हटाकर उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए फिक्रमंद होकर पूछा। तबीयत का क्या है? सारा दिन मशीन की तरह काम करती रहती हूँ, तो थक तो जाऊंगी ना। उसने माथे पर आए बाल हटाते हुए मुंह सिकोड़कर जवाब दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम के लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं या फिर नर्स ही रख लेते हैं। माँ की देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैंने उसे समझाने के लिए बहुत ही नरमी से राय दी। मुझे किसी गैर औरत का अपने घर में घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी माँ को मेरे हाथ के अलावा किसी के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा ही कब लगता है। मैं खुद कर लूंगी सब कुछ, आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। प्रिया ने मेरी बात काटते हुए तीखे अंदाज में कहा और फिर वो किचन में चली गई। मैं उसके इस व्यवहार पर हैरान रह गया। वो पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे लगा शायद वो वाकई में काम के बोझ की वजह से बहुत ही थक जाती है, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। अगले दिन मैं अपनी मीटिंग के लिए मुंबई चला गया। वहां मैं दिन रात मीटिंग और फैक्ट्री के चक्कर में बिजी रहने लगा। मैं फोन पर प्रिया से बात करता तो वो हमेशा जल्दी में होती और माँ के बारे में पूछने पर बस यही कहती कि वो ठीक हैं और सो रही हैं। 2 हफ्ते के लंबे और थका देने वाले दौरे के बाद जब मैं वापस अपने शहर लौटा तो मेरी गाड़ी सीधा मेरे घर के मोहल्ले में दाखिल हुई। मैं बहुत थका हुआ था और बस यही चाहता था कि जल्दी से माँ के गले लगकर उनका आशीर्वाद लूं और फिर सुकून की नींद सो जाऊं। मेरी गाड़ी अपने गेट के सामने रोककर मैं बाहर निकला तो तभी मेरे मोहल्ले की ही मौसी सामने से आ रही थी। नमस्ते मौसी, कैसी हैं आप और सब ठीक तो है ना? मैंने उनके पास जाकर बड़े ही इज्जत के साथ उन्हें नमस्ते किया और उनका हाल चाल पूछा। नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, कभी अपनी माँ की भी खबर रखी है तुमने? मौसी ने मेरे नमस्ते का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शिकायत और तंज था। उन्होंने बड़े ही कड़क अंदाज में मुझसे ये सवाल किया। हाँ मौसी, मैं तो रोज ही माँ का हाल चाल फोन पर लेता हूँ और वो ठीक है।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं उनके इस अचानक और तीखे सवाल पर घबरा गया और परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के सहारे छोड़कर खुद अपने कारोबार के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, दिन रात पैसा कमाने की धुन सवार है तुम पर। मौसी ने हाथ के इशारे से मेरी बात को काटते हुए बड़े ही गुस्से और अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, मौसी, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। प्रिया तो माँ का बहुत ख्याल रखती है, वो तो उन्हें अपनी माँ ही मानती है। मैंने अपनी पत्नी की तरफदारी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। अंधी है बेचारी, भगवान कभी किसी को ऐसा मोहताज ना बनाए। तुम खुद जाकर अपनी माँ की हालत तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो किस हालत में है। मौसी ने एक लंबी सांस लेते हुए बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गईं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे प्रिया पर भी शक होने लगा था और अपने आप पर भी भयंकर गुस्सा आ रहा था। क्या सच में मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं बिल्कुल अनजान था? मैंने जल्दी से गेट खोला और तेज कदमों से चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में एक अजीब सी खामोशी और वीरानी पसरी हुई थी। माँ, किधर है प्रिया? कहाँ हो तुम? मेरे लॉन्ज में दाखिल होते ही मैंने बड़ी ही ऊंची और घबराई हुई आवाज में पुकारा। मेरी नजरें पूरे घर में माँ को तलाश कर रही थी। होंगी वो अपने कमरे में, और कहाँ होंगी? और आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? प्रिया किचन से निकलते हुए बाहर आई और उसने बड़े ही रूखे अंदाज में मुझे जवाब दिया, वो अपने कमरे में अकेली क्या कर रही हैं? और तुमने उन्हें मेरे आने के बारे में बताया नहीं था? मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सारा दिन उनके काम करती रहती हूँ और ऊपर से सामने भी होती हूँ तो ऐसी आवाज देकर मेरे कान फाड़ते हैं जैसे कि मैं कोई मीलों दूर बैठी हूँ। मैं कोई उनकी गुलाम नहीं हूँ। प्रिया ने अपने माथे पर आए बाल हटाते हुए बड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए मुझे जवाब दिया। मेरी माँ के बारे में ये तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो? मुझे प्रिया की इस बदतमीजी पर और माँ के लिए इस तरह के बुरे शब्द इस्तेमाल करने पर बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैं उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दहाड़ कर बोला, कैसे बातें कर रही हूँ? दिन रात तो सेवा करती हूँ तुम्हारी माँ की, और क्या करूं मैं भी तो इंसान हूँ, थक जाती हूँ। तुम तो जाकर होटल में मजे करते हो, सारी मुसीबत तो मेरे सिर पर डाल दी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बड़ी ही बदतमीजी और ढीठपन से जवाब दिया और फिर पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। मैं वहीं पत्थर बना खड़ा रह गया। ये वो प्रिया नहीं थी जिसे मैंने प्यार किया था और जिसने शादी के पहले दिन मेरी माँ को अपनी माँ माना था। मौसी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। मैंने अपना ब्रीफकेस वहीं सोफे पर रखा और सीधा माँ के कमरे की तरफ निकल गया। माँ के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गहरा अंधेरा था और खिड़कियों के पर्दे भी पड़े हुए थे। कमरे में अजीब सी सीलन और दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे की लाइट जलाई। सामने बेड पर मेरी माँ एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर चाय के दाग भी दिख रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और बहुत ही कमजोर लग रहा था। माँ, ये आप किस हालत में यहाँ बैठी हैं और कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं भागकर उनके पास गया और उनके कमजोर और कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए गले भरी हुई आवाज में कहा, चेतन बेटा, मेरा बेटा, तुम आ गए। कैसे हो तुम और तुम्हारा सफर कैसा रहा? माँ ने मेरी आवाज सुनकर तुरंत अपने हाथ मेरे चेहरे पर फेर दिए और उनकी बेनूर आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मेरा हाल चाल पूछने लगी। मैं ठीक हूँ अम्मा, लेकिन आप ये बताइए कि आपने खाना खाया या नहीं, और ये आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए हैं? प्रिया ने आपको साफ कपड़े क्यों नहीं पहनाए? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े ही तकलीफ और गुस्से के मिले जुले भाव से उनसे सवाल किया। बेटा, प्रिया तो सारा दिन कामों में लगी ही रहती है। बेचारी अकेली जान है, वो भी क्या क्या काम करेगी। मैंने उसे रोका था कि मुझे अभी भूख नहीं है, और कपड़े तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही चाय गिरने से खराब हो गए हैं। तुम उस पर गुस्सा मत करना, वो बहुत अच्छी बच्ची है। माँ ने जल्दी से प्रिया के लिए सफाई पेश करते हुए अपने आंसू पोंछे और घबराहट भरे अंदाज में मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन माँ, आपका चेहरा तो बता रहा है कि आपने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है
आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। क्या छुपा रही हैं? क्या वो आपको परेशान करती है? मैंने उनके चेहरे को नरमी से ऊपर उठाते हुए बड़े ही दुखी अंदाज में उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की। नहीं बेटा, वो भला मुझे क्यों परेशान करेगी? वो तो मेरी बेटी जैसी है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो। माँ ने एक बार फिर से बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कांपती हुई आवाज और उनके चेहरे के हाव भाव सब कुछ बता रहे थे। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था। एक तरफ मेरी पत्नी का वो तीखा और जहरीला अंदाज था जो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया था और कानों से सुन लिया था। दूसरी तरफ मेरी अंधी और बेबस माँ की वो हालत थी जो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि उनके साथ गलत हो रहा है। और तीसरी तरफ मोहल्ले वालों की वो बातें थीं जो मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पता नहीं क्यों अब मुझे भी अपनी पत्नी की हरकतों पर शक होने लगा था। अगले कुछ दिन घर में तनाव और खिंचाव का माहौल रहा। प्रिया मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी और मैं भी उससे दूर दूर रहने लगा था। मैंने जानबूझकर अपनी व्यस्तता कम कर दी और ज्यादातर वक्त घर पर गुजारने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी मौजूदगी में प्रिया का व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल नॉर्मल होता। वो उनका वक्त पर खाना और दवाइयों का ख्याल रखती, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा अंदाज दिखाई देता था। मैं जानता था कि ये सिर्फ मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। मुझे अपना शक दूर करने के लिए बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था। मुझे घर में कुछ ऐसा इंतजाम करना था कि मैं अपनी गैर मौजूदगी में भी देख सकूं कि मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इसी दौरान एक ऐसा मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। चेतन, मेरे पापा की तबीयत कुछ खराब है। मुझे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना पड़ेगा। आप माँ का ख्याल रखिएगा। मैं उनका खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। प्रिया ने एक सुबह नाश्ते की मेज पर मुझसे नजर चुराते हुए कहा। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं माँ का ख्याल रख लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैंने तुरंत हामी भर दी और अंदर ही अंदर मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। उस दिन मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और मैं घर पर ही था। मैंने माँ को उनका पसंदीदा नाश्ता करवाया और फिर आराम करने के लिए उन्हें उनके कमरे में लिटा दिया। अब मेरे पास पूरा घर खाली था और प्रिया भी 2 दिन के लिए यहाँ नहीं थी। मैंने एक पल भी देर नहीं की और सीधा अपने एक जानने वाले सिक्योरिटी कैमरा वाले को फोन करने लगा। हेलो यार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे अपने घर में कुछ खुफिया कैमरास लगवाने हैं और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। मैंने फोन पर अपने दोस्त से बड़े ही गंभीर और राज भरे अंदाज में कहा। क्या हो गया है चेतन, सब ठीक तो है ना? अचानक से खुफिया कैमरे क्यों? उसने हैरानी से मुझसे पूछा। बस वो कुछ पर्सनल दिक्कतें हैं। तुम अपना सामान लेकर मेरे घर पर आ जाओ और ध्यान रहे कि ये कैमरे बिल्कुल भी दिखने नहीं चाहिए। मैंने उससे बात करने के बाद उसे जल्दी आने के लिए कहा। कुछ ही देर में मेरा दोस्त अपने कारीगर के साथ मेरे घर आ गया। मैंने उससे सारी सिचुएशन बताए बिना कहा कि मुझे ड्राइंग रूम, किचन और खास तौर पर माँ के कमरे में कैमरे चाहिए। अरे यार चेतन, माँ के कमरे में कैमरा लगाने की जरूरत क्या है? उसने कमरे में घुसते हुए कुछ हिचकिचाहट से कहा। मुझे अपने काम के दौरान उनकी फिक्र लगी रहती है। वो अकेली होती हैं और उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। मैं बस उन्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि सुकून से रह सकूं। मैंने उसे एक झूठा लेकिन सच जैसा लगने वाला जवाब पेश किया ताकि वो और ज्यादा सवाल ना करे। हम दोनों ने मिलकर बड़े ही सावधानी से कैमरे लगवाए। माँ के कमरे में हमने कैमरा एक बड़ी पेंटिंग के फ्रेम के पीछे इस तरह से लगाया कि किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं हो सकता था। किचन में वेंटिलेटर के पास और लॉन्ज में टीवी ट्रॉली के खुफिया कोने में कैमरे लगाए गए। उन सबका कंट्रोल मेरे मोबाइल फोन के साथ लिंक कर दिया गया। मेरे दोस्त के जाने के बाद मैंने अपने फोन पर उन सभी कैमरों के एंगल को चेक किया। रिजल्ट बिल्कुल साफ था और आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने ठंडी सांस ली। अब मेरे घर के हर एक कोने की खबर मेरे पास थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरा शक सच साबित हुआ और प्रिया सच में मेरी माँ पर जुल्म कर रही होगी तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसके मायके से वापस आने का वक्त करीब आ रहा था और मेरा दिल अजीब सी उलझन और डर का शिकार था।
प्रिया अपने मायके में 2 दिन गुजार कर वापस आ चुकी थी और मेरे घर का माहौल एक बार फिर से तनाव और खिंचाव से भर गया था। मैंने उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश की ताकि उसे जरा सा भी शक ना हो कि मैंने घर के कोने कोने में उसकी निगरानी के लिए कैमरास लगवा दिए हैं। मुझे आज ही अपने एक नए और जरूरी प्रोजेक्ट के लिए पास के शहर जाना था और ये सफर कम से कम 3 घंटे का था। प्रिया, आज मैं दोपहर को अपने दूसरे शहर वाले ऑफिस में जा रहा हूँ और मुझे वहां पर 2-3 दिन लग सकते हैं। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। मैंने अपना ट्रैवलिंग बैग सोफे पर रखते हुए बड़े ही साफ और साधारण अंदाज में उसे जानकारी दी। आपको तो बस अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूँ। मेरी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। प्रिया ने हमेशा की तरह मुंह बनाते हुए और कड़वे अंदाज में जवाब दिया और फिर वापस किचन में चली गई। मैंने माँ के कमरे में जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा और उनका आशीर्वाद लेते हुए घर से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में अजीब सी उलझन चल रही थी। एक तरफ मुझे अपनी पत्नी की जासूसी करने पर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और दूसरी तरफ मौसी की बातें और माँ का उतरा हुआ चेहरा मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। 3 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद मैं अपने दूसरे शहर वाले ऑफिस में पहुंच गया था। चेतन सर, आपका सफर कैसा रहा? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। मीटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। मेरे मैनेजर ने मुझे ऑफिस में दाखिल होते ही बड़े ही स्वागत भरे अंदाज में कहा। सफर ठीक था, बस तुम मुझे आधे घंटे का वक्त दो, मैं जरा फ्रेश होकर जरूरी काम निपटा लूं, फिर हम मीटिंग शुरू करते हैं। मैंने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बड़े ही थके हुए अंदाज में कहा और सीधा अपने कैबिन में चला गया। मैंने अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कुर्सी पर बैठकर जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ना जाने आज मुझे अपनी गैर मौजूदगी में क्या कुछ देखने को मिलेगा। मैंने सबसे पहले लॉन्च का कैमरा चेक किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने किचन का कैमरा ऑन किया तो देखा कि प्रिया वहां पर मौजूद थी। वो बहुत ही खुशहाल मूड में गुनगुना रही थी और गैस पर कोई बढ़िया खाना तैयार कर रही थी। शुक्र है कि इसका मूड ठीक था और वो माँ के लिए अच्छा खाना बना रही थी। शायद मेरा शक ही गलत था। मैंने खुद को समझाते हुए चैन की सांस ली और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं सुकून से होकर मोबाइल को साइड में रख चुका था और फिर मीटिंग में चला गया। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही, लेकिन मेरा ध्यान बार बार मेरे मोबाइल की तरफ जा रहा था। मैं जैसे ही मीटिंग से फ्री होकर वापस अपने कैबिन में आया तो मैंने तुरंत ही दोबारा कैमरा ऑन कर लिया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और मैं देखना चाह रहा था कि माँ क्या कर रही है। मैंने सीधा माँ के कमरे वाला कैमरा ऑन किया। माँ, ये लीजिए अपना खाना और जल्दी से खा लीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। सारा दिन आपकी चौकीदारी मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रिया ने एक पुरानी सी स्टील की प्लेट माँ के बिस्तर पर जोर से पटकते हुए बड़े ही तीखे और गुस्से भरी आवाज में कहा। बेटा, ये रोटी तो बहुत ही सख्त है, मुझसे चबाई नहीं जा रही है। क्या सब्जी नहीं बनाई तुमने? और ये किस चीज की रोटी है? माँ ने अपने कांपते हुए हाथों से उस सूखी रोटी को टटोलते हुए बड़ी ही बेबसी और दुख भरे अंदाज में पूछा। ये कल रात की बची हुई रोटी है, इसे पानी में डुबोकर खा लीजिए। रोज रोज मैं आपके लिए नए नए पकवान नहीं बना सकती हूँ। मेरा अपना भी जीने का अधिकार है, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ। प्रिया ने बड़े ही बेदर्दी से जवाब दिया और माथे पर बल डालकर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा था और सुन रहा था और मेरा खून बुरी तरह से खौलने लगा। मैंने तुरंत किचन वाला कैमरा ऑन किया तो जो नजारा मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसके सामने ताजा बना हुआ कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म नान की रोटियां रखी थी। वो बड़े ही मजे से वो स्वादिष्ट खाना खा रही थी और साथ ही मोबाइल पर अपना फेवरेट सीरियल भी देख रही थी। मैंने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने दोबारा से माँ के कमरे का कैमरा ऑन किया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी अंधी और बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से उस बासी और सख्त रोटी के टुकड़े तोड़कर उन्हें पानी के गिलास में डुबो रही थी।
ताकि वो नरम हो जाए और वो उन्हें खा सके। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है मेरी माँ के साथ, और वो भी मेरे ही घर में। मैंने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए बड़े ही तकलीफ भरे अंदाज में कहा, मैं इतना कमाता था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ ने अपने लिए अपनी सारी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दी थी। ये सारा कारोबार जो आज खड़ा है, ये मेरे बाप की दिन रात की मेहनत का नतीजा था, जिससे मेरी माँ ने उनका कदम कदम पर साथ देते हुए खड़ा किया था। और आज मेरी वही माँ मेरे इन्हीं पैसों से खरीदे गए घर में एक ताजी रोटी को भी तरस रही थी। ये सच्चाई मेरे लिए किसी तेज धार खंजर के जैसी थी, जो मेरे दिल के आर पार हो रही थी। चेतन सर, आपका लंच लगवा दिया गया है, क्या मैं यहीं पर लेकर आ जाऊं? मेरे असिस्टेंट ने दरवाजे पर हल्की दस्तक देते हुए धीमी आवाज में पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, और मुझे कोई परेशान भी मत करो, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूं। मैंने अपनी दुख भरी आवाज को छुपाते हुए साफ अंदाज में उससे कहा और फिर स्क्रीन पर नजरें जमा कर रखी। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। कुछ घंटे और गुजर गए और शाम का वक्त हो गया। मैं अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा था कि शायद प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माँ को खाने के लिए कुछ अच्छा दे दे। मैंने दोबारा से कैमरा ऑन किया, लेकिन अब जो नजारा उसने मेरे अंदर सब्र का आखिरी धागा भी तोड़ दिया था। प्रिया बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने और चेहरे पर मेकअप किए तैयार खड़ी थी। उसने अपना पर्स कंधे पर डाला और माँ के कमरे की तरफ आई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, शॉपिंग के लिए। आप चुपचाप सो जाइए और मुझे पीछे से आवाजें मत दीजिएगा। मैं जब आऊंगी तभी ये दरवाजा खुलेगा। प्रिया ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर बड़े ही ठंडे और जालिम भरे अंदाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। जाने से पहले बस एक गिलास पानी तो पिला दो, और कमरे में बहुत घुटन हो रही है, इसलिए थोड़ा पंखा तेज कर दो। माँ ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए मिन्नत करते हुए रिक्वेस्ट की। मेरे पास पानी पिलाने का वक्त नहीं है, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, और बिजली का बिल क्या आपका बाप भरेगा जो मैं ये पंखा तेज कर दूं? चुपचाप पड़ी रहिए। प्रिया ने माँ की बात का बहुत बदतमीजी से जवाब दिया और कमरे की लाइट बंद करके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मेरी अंधी माँ उस अंधेरे कमरे में पानी पानी पुकारती रह गई और मेरी पत्नी उन्हें इसी बेबसी की हालत में छोड़कर ताला लगाकर घर से बाहर चली गई। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन नाइट विजन कैमरे की वजह से मैं अपनी माँ को कमरे के कोने में सिमटते हुए डर से कांपते हुए देख सकता था। वो रो रही थी और उनके होंठ प्यास से सूख रहे थे। ये नजारा देखकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मेरे शरीर का सारा खून मेरे दिमाग की तरफ ही दौड़ने लगा। मेरी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। मैंने अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा, जो छनाक से टूट गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रिया, तूने मेरी माँ के साथ जो किया है उसकी सजा तुझे आज ही मिलेगी। मैंने अपने दांत पीसते हुए बड़े ही खतरनाक गुस्से में खुद से वादा किया। मैंने अपना मोबाइल जेब में डाला, लैपटॉप वहीं टेबल पर खुला छोड़ दिया और गुस्से से फुफकारता हुआ अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। चेतन साहब, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो हमारी एक और क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, वो लोग रास्ते में ही हैं। मेरे मैनेजर ने मुझे तेजी से बाहर जाते देखकर परेशानी से रोका। सब मीटिंग कैंसिल कर दो, भाड़ में गए ये सारा बिजनेस और काम। मुझे अभी इसी वक्त वापस अपने शहर जाना है और कोई भी मुझे फोन करके परेशान ना करे। मैंने उस पर जोर से चिल्लाते हुए और उसका हाथ झटकते हुए बड़े ही खतरनाक अंदाज में आदेश दिया और तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से ऑफिस की पार्किंग से बाहर निकाल दी। मुझे किसी भी हाल में आज ही अपने घर पहुंचना था। 3 घंटे का लंबा सफर मेरे सामने था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। मैंने गाड़ी को हाईवे पर मोड़ दिया और रफ्तार की सारी हदें तोड़ दी। माँ के बारे में बार बार ख्याल आ रहा था। वो माँ जो बचपन में मेरी छोटी सी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाती थी, मुझे गिरने से बचाती थी। वो माँ जो मेरे खाने पीने का हर वक्त ख्याल रखती थी कि कहीं मेरे बेटे का पेट खाली ना रह जाए।
आज जब वो मेरे सहारे की मोहताज हुई तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही शानदार घर में उसे बासी रोटी मिल रही है और वो अंधेरे कमरे में बंद प्यास से तड़प रही है। जब मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरी माँ पानी के एक घूंट के लिए भी तरस रही है। ये सब ख्याल मुझे पागल कर रहे थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि हद से ज्यादा गुस्से और बदले की आग के आंसू थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकालकर दोबारा कैमरे के ऐप को खोलने लगा। मेरी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, लेकिन मेरा दिल यही चाह रहा था कि मैं बस किसी भी तरह से उड़कर उस दरवाजे को खोल दूं जिसके पीछे मेरी माँ कैद थी। मैंने खुद को शांत करने के लिए गाड़ी एक साइड में रोक दी और गहरी सांसें लेने लगा। मेरा दिमाग फटने के करीब था और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मैंने दोबारा से मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग ऑन की तो देखा कि मेरी अंधी माँ को उस अंधे कमरे में बंद करके प्रिया खुद घूमने चली गई थी। 3 घंटे का लंबा सफर तय करके मुझे दूसरे शहर से अपने घर पहुंचना था, इसलिए मैंने मोबाइल को ऑन करके उसे डैशबोर्ड पर रख लिया। 3 घंटे मेरी माँ उस अंधेरे कमरे में अकेली बंद रही थी। आखिरकार मुझसे अपनी माँ की ये बेबसी और ज्यादा देखी नहीं गई। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर स्क्रीन बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर रखकर अपने घर की तरफ निकल गया। अब घर आने में सिर्फ 15 मिनट का सफर रह गया था, लेकिन मेरा गुस्सा अपने चरम सीमा पर था। मैं गुस्से और बदले की आग में पागल हो चुका था। आज तो जो भी हो जाए, मैं इस जालिम औरत को अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। जाते ही खड़े खड़े अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारते हुए बड़े ही नफरत और खतरनाक अंदाज में फैसला कर लिया। मैं जैसे ही दबे पांव अपने घर के अंदर आया ताकि अभी के अभी अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन लॉन्ज में कदम रखते ही सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ के कमरे का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और अंदर रोशनी फैली हुई थी। मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों एक साथ बेड पर बैठी हुई खिलखिलाकर हंस रही थी। मेरी पत्नी बड़े ही प्यार से मेरी माँ को अपने हाथों से वही पनीर की सब्जी खिला रही थी और माँ के चेहरे पर एक खुशहाली दिखाई दे रही थी। प्रिया बेटी, क्या मेरे ऐसे भूखे प्यासे रहने और कैमरे के सामने एक्टिंग करने से चेतन सच में पहले जैसा हो जाएगा और मेरी तरफ ध्यान देगा? माँ ने प्रिया के हाथ से निवाला लेते हुए बड़े ही उम्मीद भरे अंदाज में पूछा। कैसे नहीं होगा माँ, आप उनकी माँ हैं और उनका फर्ज बनता है कि आपका हालचाल पूछें, आपकी सेवा करें, आपके पास बैठें। वो अपना फर्ज पूरी तरह से भूल चुका था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए माँ के मुंह को टिश्यू पेपर से साफ किया और बड़े ही यकीन भरे अंदाज में जवाब दिया, आप देखना, जैसे ही वो ये सब कुछ अपने मोबाइल के कैमरे में देखेंगे तो सारा काम छोड़कर भागते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आपके साथ ऐसा जालिम भरा व्यवहार करूंगी। प्रिया ने पानी का गिलास माँ के होठों से लगाते हुए बड़े ही गर्व से अपनी बात पूरी की। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं सचमुच गुस्से में आकर अपना सारा गुस्सा तुम पर न निकाल दे और कहीं तुम्हें तलाक जैसी कोई धमकी न दे दे। मेरी माँ एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर थोड़ी फिक्रमंदी के साथ प्रिया का हाथ पकड़कर बोली, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे तो करने दीजिए, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम इसी बहाने वो आपके करीब तो आएंगे और मुझसे बस यही तो चाहिए। प्रिया ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं तो बस यही चाहती हूँ माँ जी कि आप खुश रहें। आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब आप अपने बेटे को अपने पास महसूस करेंगी और उसका ज्यादातर वक्त आपके लिए होगा तो आपको कितना सुकून महसूस होगा। मैं आपकी ये खुशी देखना चाहती हूँ। प्रिया ने मेरी माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें खुशी से गले लगा लिया और उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत चमक रही थी। दरवाजे पर खड़ा मैं ये सब सुनकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से गाड़ी की चाबियां छूटकर जमीन पर गिर गईं। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी माँ के करीब करने के लिए ये सब नाटक कर रही थी, ताकि मैं दौलत कमाने और अपने काम में इतना बिजी हो चुका था कि अपनी सगी माँ का हाल चाल पूछना भी भूल चुका था।
वो इतनी अच्छी और समझदार लड़की थी कि वो मेरी माँ को अपनी सगी माँ से भी ज्यादा महत्व देती थी। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज और अंधा था कि मैंने उस पर शक किया और शक के आधार पर घर में खुफिया कैमरे लगवा दिए। लेकिन भगवान का खेल देखो कि वो कैमरे मुझे सही रास्ते पर लाने और मेरी आंखें खोलने के लिए ही लगवाए गए थे। चाबियों के गिरने की आवाज सुनकर प्रिया और माँ दोनों चौंक गए। मैं भारी कदमों के साथ चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अपने आप में एक मुजरिम महसूस हो रहा था। मैं सीधा जाकर माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं आपको दौलत की चमक में खोकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका था। मैं आपका गुनहगार हूँ। मैं आंखों में आंसू लिए हुए माँ के पास बैठा और उनके पैरों से लिपटकर बड़े ही शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोला, अरे मेरे बेटे, तुम आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना प्रिया, मेरा चेतन मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम रो मत बेटा, तुम तो मेरी जान हो। माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे प्यार से दिलासा दिया। मैं फिर शर्मिंदगी से भरे अंदाज में प्रिया की तरफ मुड़ गया। वो भी मुझे रोता देखकर रोने लगी थी। प्रिया, मुझे तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगनी है। मैंने तुम पर बहुत ही घटिया शक किया और तुम्हें बुरी औरत समझा। मैं कितना अंधा हो चुका था। मैं अपनी पत्नी से भी माफी मांगने लगा और उसके सामने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। कई बार हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक धोखा होता है। मेरे दिल में शक पैदा हो गया था, इसीलिए मैंने घर में खुफिया कैमरे लगवाए थे। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए उसे सब बताया और अपने किए पर बहुत पछताने लगा। मैंने उन कैमरों के जरिए दूसरों की जासूसी तो कर ली, लेकिन खुद के गिरेबान में नहीं झांका कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मैं कितना पागल हो चुका हूँ। मैं अपना सिर पीटते हुए खुद को कोसने लगा और अपने मुजरिम होने को स्वीकार किया। आप खुद को इतना परेशान मत कीजिए चेतन। मैंने तो बस इसलिए ऐसा किया क्योंकि माँ दिन रात आपके बारे में ही पूछती रहती थी। मैंने आपसे कई बार कहा भी कि आप उन्हें वक्त दीजिए, लेकिन आप मेरी हर बात को नजरअंदाज करके चले जाते थे। मेरी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमीन से उठाने लगी। आपको ये एहसास दिलाने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था, इसीलिए मैंने पड़ोस वाली मौसी को भी अपने इस काम में शामिल कर लिया था कि वो आपसे गली में रुककर बात करें। प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए मुझे उस दिन होने वाली बात की सच्चाई बताई। इसीलिए उन्होंने भी आपको ऐसे कठोर शब्द कहे थे कि अपनी माँ की फिक्र किया करो, ताकि आपको कुछ तो समझ में आए और आप घर की तरफ भी ध्यान दें। उसने मुझे पूरी सफाई बताते हुए मेरे दिल से हर एक उलझन और गुस्से को साफ कर दिया। और जहां तक माँ की बात है, मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ से बढ़कर ही चाहा है और उनकी सेवा भी की है, क्योंकि मेरी अपनी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मुझे तो यही अपनी माँ महसूस होती हैं। ये कहते हुए उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और बड़ी ही ईमानदारी से अपने दिल का हाल बयां किया। मुझे आज अपने आप पर, अपनी खुदगर्जी पर और अपने झूठे शक पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। सच में कई बार हम जो आंखों से देख लेते हैं वो भी सच नहीं होता। हमें कभी कभी किसी भी मामले में सिर्फ बाहर के हालात देखकर अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद और ठंडे दिमाग से सोचने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। आज मेरी पत्नी की अक्लमंदी और मेरी माँ के आशीर्वाद ने मेरे उजड़ते हुए घर को बचा लिया था और मुझे एक सच्चा और जिम्मेदार इंसान बनने का रास्ता दिखा दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि कारोबार जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा मेरा घर और मेरी माँ ही रहेगी। दोस्तों, हमारे बूढ़े माता पिता बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए आपके माँ बाप दुनिया की हर फैसिलिटी जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस बच्चे को अपने माता पिता का वक्त, उनका प्यार और केयर की भी बहुत जरूरत होती है। ठीक इसी तरह से हमारे माँ बाप को भी सिर्फ सुख सुविधाएं ही खुश नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें हमारा वक्त, प्यार और ख्याल भी चाहिए होता है, ताकि उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। हमें यह समझना चाहिए कि बुढ़ापा जीवन की वो अवस्था है जिसमें अजीब तरह की उदासीनता आ जाती है, और ये उदासीनता दुनिया की कोई भी फैसिलिटी दूर नहीं कर सकती है, सिवाय अपने बच्चों के साथ और प्यार के।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग ही समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की अहमियत और जीवन की सीख को दर्शाना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।